एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज के बारे में। देखो, अभी तक हमने 2-3 चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। पहली चीज़ कौन सी पढ़ी थी? हमने यूनियन गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं हमारे लिए लोकल गवर्नमेंट्स में। अब लोकल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पंचायत राज। पंचायत राज का एक मुद्दा होता है कि भाई किसी भी तरीके से गांव के पॉइंट्स को या फिर गांव के इंडिविजुअल जो लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास एजुकेशन की कमी है, उनके पॉइंट्स को लेके किस तरीके से लोग अपने आप में डिस्कस कर सकते हैं, क्या लोगों तक वो बातें एग्जैक्टली पहुंच सकती है, ये सब कुछ कौन कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है। तो इसके लिए एक चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है 6th क्लास के अंदर, जो कि है पंचायत राज, जो कि आपका सिविक्स की बुक में चैप्टर है। पहली चीज़ क्या आपका नाम आता है कि ग्राम सभा। क्या नाम है? ग्राम सभा। द पर्सन हु रजिस्टर इन द इलेक्ट्रॉनिकल रोल एट द विलेज लेवल विद इन द एरिया ऑफ ए पंचायत। पंचायत का पूरा जितना एरिया है या विलेज का जितना एरिया है, अगर वहाँ से कोई इंसान खड़ा होता है और वहाँ से वो अपने पंचनामा को पूरा भरता है, उसको लगता है कि ना मेरा गांव में अच्छा दबदबा है और मैं गांव के अंदर अच्छे से काम कर सकता हूं, तब वो पंचायत के लिए फॉर्म भरता है। और उस पंचायत को हम लोग ऐसे, वो जीतता है तो उसको हम सरपंच कहते हैं या प्रधान कहते हैं या फिर मुखिया कहते हैं। 3 अलग अलग नाम है। कौन कौन से? सरपंच, प्रधान और मुखिया। जो आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि आपके गाँव में या फिर आपके पर्टिकुलर गाँव के अंदर आप या तो उसको सरपंच कहते होंगे या फिर उसका नाम प्रधान होगा या फिर उसका नाम मुखिया होगा। क्लियर? ओके। रिकमेंडेड द ग्राम पंचायत इज आर ब्लाइंडिंग ऑन द ग्राम पंचायत। जो ग्राम सभा होती है वो बनी जाती है ग्राम पंचायत के द्वारा। क्लियर? ओके। आगे हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे कि जो माइक्रो प्लानिंग्स होते हैं, सोशल ऑडिट्स होते हैं, जो पंचायत के फंक्शन होते हैं, रिफ्लेक्टिंग ऑफ द पंचायत होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस शीट होती है, आइडेंटिकल प्रूफ्स होते हैं, अलग अलग जो बेनिफिट्स होते हैं, सुपरविजन होते हैं, रेगुलेटिंग फंक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे किसके काम होते हैं? तो ग्राम सभा के काम होते हैं। कि ग्राम सभा को सारे के सारे प्लान्स को रेडी करना पड़ता है। जो सोशल ऑडिट ऑफ द पंचायत फंक्शन, मतलब जो वहाँ पे यंगस्टर्स होते हैं उनके जिनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको क्या क्या उनको चीज़ें वहाँ पे बेनिफिट मिल सकती है ऐसे ग्राम पंचायत या फिर ऐसे ग्राम सरपंच होने के नाते, जो सरकार ने उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर जो उनको ग्राम विस्तार के अंदर उनको जो फैसिलिटीज़ दी गई है वहाँ तक उनको रेगुलेटली करना, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। फिर पंचायत के पास जितने भी लीज या फिर कोई भी ग्रांट पास होकर आती है तो उसकी पूरी बैलेंस शीट को रेडी करना कि हमने इतना पैसा यहाँ पे यूज़ किया, हमने इतना पैसा यहाँ पे यूज़ किया। फिर आइडेंटिफिकेशन करना कि किस तरीके से, अगर कोई वो कहते हैं ना कि बर्थ सर्टिफिकेट निकालना होता है उनके बारे में, या फिर किसी भी ज़मीन के बारे में कोई मेजरमेंट करना होता है, तो इन सब के बारे में कौन कौन सी ज़मीन कौन कौन सी ज़मीन क्या कहते हैं ग्राम पंचायत के अंडर में आती है, कौन सी ऐसी ज़मीन है जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको शॉर्ट आउट करना, जितना हो सके उतना जल्दी शॉर्ट आउट करना, राइट। और पूरे के पूरे गांव को सुपरविजन करना, क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए, वो डेवलपमेंट के बारे में पूरी सूची बनाना और उन सब के खिलाफ और उन सब के बाद को उनको लेकर उसको डिमांड करना आगे जाके उन गवर्नमेंट से लेके। तो ये पूरा पॉइंट है आपका ग्राम सभा का, जो मैंने आपको पूरा एक सांस में समझा दिया कि आपको इसके अंदर हर चीज़ आ गई, समझ में आ गया आपको? आ गया। ग्राम पंचायत इज द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द ग्राम सभा। क्या है? एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द, मतलब कार्यकाली विंग्स हैं ग्राम सभा को लेके। अब ग्राम समितियाँ क्या है? पंचायत समिति कह लो या फिर ग्राम समिति कह लो। इट इज़ अ एग्जीक्यूटिव बॉडी वर्क ऑन द ग्राम पंचायत एंड अप्रूव बाय द ग्राम सभा। क्या है? वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत का जितना भी काम होगा वो काम करेगी और इसको अप्रूव कौन देगी? तो ग्राम सभा अप्रूव देगी। ग्राम पंचायत इज आंसरेबल टू ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के जितने भी सदस्य होंगे ना वो सारे आंसरेबल होंगे ग्राम सभा को लेके। याद रखना, पंचायत के अंदर सरपंच, फिर ग्राम पंचायत और फिर आता है आपका ग्राम सभा। ऐसे 3 स्तर होते हैं। उन तीनों स्तर के अंदर लोग गांव के ही होते हैं और लोग वो होते हैं जो काम करना चाहते हैं, जो लोग काम हमेशा किसी और के द्वारा या फिर खुद से काम कराते हैं या फिर खुद काम करते रहते हैं। ठीक है। एक और चीज़ आती है कि ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग where the people was directly participating on seeking answer from their elected representative। ग्राम सभा के अंदर जो लोग होते हैं उनका एक मकसद काम होता है कि वो पब्लिक के पास जाके डायरेक्टली उनसे पूछते हैं कि भाई जो हमने ये काम किया, फिर जो ये काम हम जो कर रहे हैं उसके लिए आप रेडी हो, या सही हो, या हमने जो किया वो सही है, गलत है, कोई भी हो, आप हमको उसके लिए आंसरेबल, हम आपके लिए हैं, आप हमसे पूछिए, हम आपको उसका आंसर्स देते हैं। ओके। एवरी विलेज हैज़ बीन पंचायत डिवाइडेड इनटू ए वार्ड्स, अगर वो स्मॉल एरियाज में,
अगर स्मॉल एरिया के अंदर है तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी भी तरीके से अगर उसको लगता है कि इस पंचायत के अंदर वार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है तो उस पंचायत को अलग अलग वार्ड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है और उस पर्टिकुलर वार्ड के अंदर भी खुद के ग्राम पंचायत खुद ग्राम सदस्य बने जाते हैं। उन सदस्य को अलग अलग वार्ड से लिया जाता है और उनसे ग्राम सभा बनाई जाती है। क्लियर? ओके। उसके बाद जो मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं उनको वार्ड मेंबर या फिर पंच कहा जाता है। जो मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं अलग अलग वार्ड से लेके उनको वार्ड मेंबर्स कहा जाता है, फिर पंच कहा जाता है। क्लियर? और उन सभाओं में से या फिर उन जो पूरे पंचों में से जो मेंबर इलेक्ट होता है उसको कहा जाता है सरपंच, हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट। क्लियर? ओके। अलग अलग सभाओं में से जो इंसान जीत के आता है उसको हम लोग कहीं ना कहीं सरपंच कहते हैं। उसको पहले वार्ड मेंबर कहा जाता है और वार्ड मेंबर में से कोई एक इंसान खड़ा होता है सरपंच के लिए और वो सरपंच बनता है। क्लियर? जो वार्ड पंचेस होते हैं या फिर सरपंच ऐसे टुगेदर फ्रॉम द ग्राम पंचायत, जो मैंने को पहले समझा दिया का कि जो वार्ड पंचायत होती है या फिर वार्ड पंच होते हैं वो और सरपंच टुगेदर फ्रॉम अ ग्राम पंचायत। ठीक है? और ग्राम पंचायत 5 साल के लिए होती है। ओके। और एक और चीज़ होती है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा हैज़ ए वन कॉमन सिक्योरिटी जो अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। समझ रहे हो? याद रखना, ग्राम पंचायत कह लो, सरपंच कह लो, ये सब कोई सरकारी नौकरी वाले नहीं होते हैं। ये कहीं ना कहीं एक छोटे से रूप में अपनी खुद की डेमोक्रेसी या फिर खुद को अपने आप में एक पावरफुल चीज़ें बताने के लिए के रूप में काम करते हैं। और इनके ऊपर या फिर इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान जो रोल प्ले करता है वो होता है सेक्रेटरी। वो सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब या तो वो अगर गुजरात के अंदर है तो तहसीलदार कह लो, तलाटी मंत्री कह लो, ये सब कुछ क्या होते हैं तो वो होते हैं वन ऑफ द सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो इनके लिए काम करते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है कि ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत की मीटिंग्स को ऑल आउट करना और मीटिंग के साथ साथ इनको उनके लिए अपने विस्तार के अंदर अच्छे से अच्छे काम करते रहना। ओके। आगे आपका आता है कि जो ग्राम पंचायत होती है अगर वो कहीं पे आकर कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेती है तो उनके खिलाफ विद्रोह भी किया जा सकता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं किस तरीके से विद्रोह करना है। फिर क्या बात होती है कि ग्राम पंचायत से इंडिविजुअली उनका जो ग्राम पंचायत का जो मेन काम होता है, मेन उनका क्या होता है कि किसी भी सबको जस्टिफिकेशन मिलना चाहिए। जो उन्होंने डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी वादे किए होते हैं उनको पूरे करने पड़ते हैं। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि ग्राम पंचायत के अंदर डेवलपमेंट बहुत ज़ोरों शोरों से जल्दी होता है और बहुत शॉर्ट टाइम में होता है। क्यों होता है? उसका रीज़न है कि उनको लीज पास करनी होती है, उनको जो बिल पास करवाने होते हैं, जो उनकी डिमांड्स मनवानी होती है, वो पब्लिक के बीच में कॉमन चीज़ें होती हैं। आज अगर मुझे अपने गांव के अंदर अगर अच्छे से अच्छा रोड बनाना है तो मैं सब गाँव में से मैं सारा अपने गांव में सबके पास जाके एक ब्लैंक पेपर के ऊपर सबके सिग्नेचर लेके आऊँगा, उसको मैं सबमिट करूँगा और सबमिट करने के 2-3 दिनों के बाद या फिर 1 महीने बाद मैं RTA डाल दूंगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट डाल दूंगा। अब होगा ये कि उसकी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे पता चलनी चाहिए। जब वो मुझे पता चलेगी तो मैं पूरे पंच के सामने, मैं ऐसे सरपंच पूरे गांव के सामने वो पूरी की लिस्ट समझा दूंगा, सुना दूंगा कि देख लो भाई 6 महीने से हमारी फाइल यहाँ अटकी पड़ी है, अब यहाँ अटकी पड़ी है, अब यहाँ अटकी पड़ी है और इसके आगे अब ये होने वाला है। तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ एज ए सरपंच बनने के बाद, राइट। आगे हम आता है पंचायती राज सिस्टम। इसका मेन का पर्पस क्या था बताएं कि लोगों को समझ में आया कि वो खुद भी एक गवर्नमेंट का एक हिस्सा हैं, राइट। तो इस तरीके से उनको बनाया गया था। ओके, आगे बात करते हैं कि पंचायती राज का सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, दूसरा लेवल आता है वो है ब्लॉक लेवल, जिसके अंदर आपका जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति आती है। और आपका तीसरा आता है वो आता है आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद। इस तरीके से आपकी 3 टायर में पंचायत सिस्टम को रखा गया है। फर्स्ट टायर जो कि आता है आपका लेवल ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर कह लो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दूसरा आता है आपका ब्लॉक लेवल, जिसके अंदर आपका जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति आती है। तीसरा आपका आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसके अंदर आपकी जिला परिषद आती है। क्लियर। अब देखो ये जो आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, दिख रहा है आपको ये कि 3 टायर के अंदर इम्प्लीमेंट की गई है। ओके, एज पर द आसाम पंचायत राज्य एक्ट, क्लियर, 1994। ओके, ये आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने दिखा दिया कि इस तरीके से पूरा का पूरा सिचुएशन इस 3 स्तर के अंदर आपकी पंचायत राज चलता है। ओके, तो ये कुछ आपका चैप्टर था जो चैप्टर नंबर 5 है।
जो कि आपका छोटा चैप्टर था, ठीक है। इसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि आपको जो वीडियोस हैं, क्योंकि आपके अब ज़्यादा वीडियोस आपके बाकी रह नहीं गए हैं, ठीक है। अब सिविक्स की बुक के अंदर आपके 6, 7, 8 और 9, तो मैं ट्राई आउट करूँगा कि एक ही दिन के अंदर आपको चारों के चारों वीडियो मिल जाए, ठीक है। या फिर एक काम करूँगा कि आज 3 वीडियो आ जाएंगे एक साथ, और उसके बाद एक वीडियो आएगा, क्लियर। और उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा क्लास 7th, क्लियर। याद रखना हम लोग ये जो सीरीज़ है वो पूरी चलती रहेगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक, और 12 तक हम लोग सारी बुक्स को कवर करने वाले हैं। मतलब अभी आपकी इकोनॉमिक्स शुरू नहीं हुई है, पर 8th, 9th के बाद आपका इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा। तो मैं 9th, 10th, 11th, 12th में इकोनॉमिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ आपको। हाँ, 11th, 12th के अंदर आपका एंटरप्रेन्योरशिप का जो नए टॉपिक्स आए हैं उनको मैं ज़्यादा ऐसे यूपीएससी लेवल या फिर जीपीएससी लेवल से कंसिडर नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर अगर मैं आपको नोट्स चाहिए, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको नोट्स अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है, कि आप उनको जाके नोट्स ले सकते हैं। बट एज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दर्शन से या फिर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक पूरी की पूरी एक वेव चली है इंडिया के अंदर, इसके अंदर लोगों को लगता है कि वो बिजनेस कर सकते हैं, वो लोग मेहनत कर सकते हैं, वो अपना धंधा कर सकते हैं। बट ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनका किस तरीके से रोल होगा, ये मुझे थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर उन टॉपिक्स को हम लोग कहीं ना कहीं किसी तरीके से समझ सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि मैं उन टॉपिक्स को ऐड करूँगा, और आपके लिए उनमें से आपको नोट्स बना के उनके लेक्चर्स भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। तब तक इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, या फिर जाके टेलीग्राम ग्रुप में जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। पहली बात तो उसके अंदर आपको इस वीडियो का लिंक और पीडीएफ दोनों एक साथ आपको मिल जाएंगी, तो आपके लिए वो ईजी रहेगा, बेनिफिट रहेगा। और याद रखना, आपको बार बार आके इस वीडियो को ऑन करना नहीं पड़ेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो ऑलरेडी, तो वहीं पर जाके आप उस पूरी पीडीएफ को शांति से डाउनलोड कर सकते हो, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।